नमस्कार दोस्तों, मैं मधुसूदन गौड़, सीनियर लेक्चरर, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। साथियों, आज हम प्रिंसिपल एंड ऑपरेशन ऑफ इम्पल्स टरबाइन के बारे में पढ़ेंगे। इम्पल्स टरबाइन में बॉयलर से हाई प्रेशर और टेम्परेचर की स्टीम है, वो इस तरह से नोजल में आती है। एक व्हील होता है, व्हील पे बहुत सारी ब्लेड्स हैं, वो लगी रहती हैं। ये जैसे बहुत सारी ब्लेड्स हैं, ये लगी हुई हैं। यहाँ इसका ये दूसरा व्यू बता रखा है। एक तरफ 2, 4, 6 सिमेट्री के रूप में ये नोजल है, वो अपनी जगह फिक्स रहते हैं। ये जैसे ये नोजल है, ये स्टीम यहाँ से इस नोजल में अंदर आती है। अंदर आने के बाद ये यहाँ पे ये देखिए, ये ब्लेड्स हैं, वो ये शो की हुई है। यहाँ से स्टीम है, वो आके इस ब्लेड से टकराती है। ब्लेड से टकरा के और इसको अपना मोमेंटम देती है और इधर से बाहर निकल जाती है। और जैसे ये इसको मोमेंटम देती है, ये ब्लेड से टकराने का ब्लेड है, वो मोमेंटम के कारण इस तरफ मूव करती है, ये डायरेक्शन हो जाता है। और दूसरी ब्लेड है, क्योंकि ये नोजल तो अपनी जगह फिक्स रहता है, दूसरी ब्लेड है वो इसके आगे आ जाती है और लगातार ये व्हील है वो रोटेट होता रहता है। और नई ब्लेड्स हैं वो जैसे इस नोजल के सामने आ रही है, इसी तरह से ये दूसरे नोजल के सामने भी आती रहती है और नोजल से इस व्हील को लगातार वर्क है वो मिलता रहता है। इधर ये इसका दूसरा व्यू दिया हुआ है और व्हील है वो रोटेट होना शुरू हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पे जो ये ब्लेड बता रखे हैं, ये इस ब्लेड को अलग से देखें तो हम देखते हैं कि ये ब्लेड है, यहाँ से नोजल से स्टीम इसमें टकराती है और यहाँ से बाहर निकल जाती है। डायरेक्शन ऑफ ब्लेड है, उससे जो नोजल से स्टीम निकलती है उसका एंगल बनता है, ये नोजल से स्टीम निकली वो तो है α1, लेकिन क्योंकि ये ब्लेड्स है वो मूव हो रही है, इनकी भी स्पीड होती है, तो इस पे शॉकलेस एंट्री के लिए ब्लेड्स है उनका एंगल है वो β1 होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पे शॉकलेस एंट्री स्टीम की हो पाए। अब हम इसकी सिंगल ब्लेड को अलग से दूसरे डायग्राम में और देखते हैं। यहाँ पे ये सिंगल ब्लेड को वापस ऐसे दिखा रखा है। C1 है वो नोजल से निकली हुई स्पीड है, जिसको कि हम एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट इनलेट कहते हैं। U है वो ब्लेड की स्पीड होगी और इन दोनों का अंतर ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ स्टीम V1 है, ये इनलेट पे रिलेटिव वेलोसिटी होगी। ये डायरेक्शन ऑफ ब्लेड होगी। α1 है वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम, उसका इनलेट पे एंगल है डायरेक्शन ऑफ ब्लेड रोटेशन से। इसी तरह से β1 है वो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन ऑफ ब्लेड रोटेशन से इनलेट पे एंगल है। इसी तरह से ये α2 और β2 भी क्रमशः एब्सोल्यूट वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी के डायरेक्शन ऑफ ब्लेड रोटेशन से एंगल है। अब यहाँ पे इसको कितनी पावर इधर मिल रही है, कितना वर्क इधर मिल रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, उसके लिए हम ये जो C1 है एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ स्टीम एट इनलेट, उसके कंपोनेंट करते हैं 2। अगर ये C1 है और ये इसकी डायरेक्शन है ब्लेड की, तो ये कंपोनेंट होगा वो होगा C1 cos α1। C1 cos α1 को C1 व्हील कहते हैं, क्योंकि ये व्हील को घुमाने के काम में आता है। और ये दूसरा कंपोनेंट हो गया C1 sin α1, जिसको C1a या एक्सियल कह रहे हैं। ये स्टीम को यहाँ से इधर स्टीम फ्लो इसके कारण ही होता है, एक्सियल कंपोनेंट के कारण। अब जो जो इसका एंगल का मान चेंज होएगा तो इस पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर α1 की वैल्यू बढ़ेगी तो
एक्सियल कंपोनेंट की वैल्यू बढ़ेगी और जो व्हील कंपोनेंट है, जो फोर्स अपने को इस डायरेक्शन मिल रहा है, वो कंपोनेंट है वो कम हो जाएगा। अगर अल्फा 1 कम होता है तो हमारा जो ये व्हील कंपोनेंट है जो कि पावर दे रहा है वो तो बढ़ जाएगा, लेकिन एक्सियल कंपोनेंट है जो कि यहाँ पे स्टीम को फ्लो कर रहा है वो कम हो जाएगा। और अगर हमें एक्सियल स्पीड कम मिलती है, एक्सियल स्पीड कम मिलने पे हमें अगर रिक्वायर्ड स्टीम का फ्लो करवाना है तो व्हील की डाया है वो ज़्यादा लेनी पड़ती है। यहाँ पे C2 व्हील कंपोनेंट है एग्जिट पे, इसके भी अपन ने दो कंपोनेंट कर लिए। ये तो एक्सियल कंपोनेंट हो गया और ये हो गया व्हील कंपोनेंट। व्हील कंपोनेंट इसमें इतना ही रहेगा। अब अगर हम टेंजेंशियल फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड टू द रोटर, इस फ्लूइड के कारण जो रोटर है उस पर कितना फोर्स अप्लाई किया गया, तो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसके हिसाब से अप्लाइड फोर्स इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो इस डायरेक्शन में टकराने से पहले जो स्टीम का मोमेंटम था वो C1 व्हील कंपोनेंट इंटू एम, C1W इंटू एम था, और बाद में हो गया C2W इंटू एम। तो अंतर कितना हो गया, MC1W माइनस C2W। तो व्हील कंपोनेंट में चेंज इंटू मास फ्लो रेट, ये है, ये टेंजेंशियल फोर्स है वो हो गया, यहाँ एम है वो मास फ्लो रेट है। अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क कितना हो जाएगा, एम। अब ये व्हील कंपोनेंट है इनलेट पे, तो हमने इसको इनलेट पे R1 रेडियस मान ली इसकी, वो रेडियस जिसपे की स्टीम एंटर हो रही है वो R1 माने, तो ये यहाँ R1 से मल्टीप्लाई कर दिया। और वो स्टीम जिससे कि हम वो रेडियस जिसपे की स्टीम है वो एग्जिट हो रही है उसको अगर R2 माने, तो यहाँ हमने R2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो टॉर्क है वो हो गया एम, R1 की यहाँ मल्टीप्लीकेशन, R2 की यहाँ मल्टीप्लीकेशन। वर्क डन कहें हम तो वर्क डन की रेट क्या आएगी, टॉर्क इंटू ओमेगा। ओमेगा हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर ऐसा कैसे रह गया, फिर हमने ओमेगा को अंदर की तरफ ले गया। साथियों यहाँ पे R1 ओमेगा आ गया, हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू R ओमेगा। तो R1 ओमेगा का मतलब है कि यहाँ पे ये लीनियर वेलोसिटी आ गई, व्हील की लीनियर वेलोसिटी आ गई एंड इनलेट, और इसी तरह से ये व्हील की लीनियर वेलोसिटी आउटलेट पे, जो यहाँ पे बता रहेगा R2 ओमेगा। तो R1 ओमेगा की जगह हम ये लिख देते हैं व्हील की लीनियर वेलोसिटी इनलेट पे U1, और R2 ओमेगा है वो व्हील की लीनियर वेलोसिटी आउटलेट पे U2। इस तरह से ये हम लिख देते हैं। एक्सियल फ्लो होता है, उसमें स्टीम के लिए इनलेट और आउटलेट पे दोनों पे रेडियस है वो बराबरी होती है एक्सियल फ्लो टरबाइंस के लिए। तो अगर R1 और R2 ये बराबर होते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे U1 और U2 भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U। तो वर्क डन की रेट है वो आ जाएगी MU C1 व्हील कंपोनेंट इनलेट माइनस C कंपोनेंट ये, और इसलिए चेंज इसको डेल्टा। एक्सियल थ्रस्ट है वो कितना होगा, M इंटू व्हील एक्सियल कंपोनेंट इनलेट पे ये माइनस एक्सियल कंपोनेंट है आउटलेट पे, ये इसका एक्सियल कंपोनेंट। साथियों तो मैं समझता हूं कि आज का अपना ये वीडियो लेक्चर है उससे आपको इम्पल्स टरबाइन के प्रिंसिपल
और किस तरह से ये वर्क प्रोड्यूस करती है, इसके बारे में समझने में आपको मदद मिली होगी। धन्यवाद।